अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहिश तबस्सुम। नाज़रीन, जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाकर इफ्तिखार चौधरी साहब को फारिग किया। नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च किया। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन्हें बहाल कर दिया। आज हुकूमती जो मामलात हैं मुबश्शिर साहब, उनमें मुदाखलत करने वालों को क्या इसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत फारिग किया जा सकता है आपके ख्याल में? हाँ जी, वो तो आर्टिकल 209 के तहत उनको फारिग किया था, हो सकता है। लेकिन अच्छा। यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है, वो ये कि सदर जो है वो आरिफ अलवी साहब है। उस वक्त सदर जो थे वो जनरल मुशर्रफ थे। तो हुकूमत और चीज़ें कर सकती है, जैसे वो 3 महीने टेन्योर कम कर सकती है चीफ जस्टिस का, तो अगले हफ्ते रिटायर हो जाए, यानी ये तो वो कर सकती है। और मैं कह रहा है इन्हीं चीज़ों के ऊपर, लाइन्स के ऊपर गौर हो रहा है। फारिग करना इस वक्त इट डजंट मैटर कि 3 महीने पहले आप फारिग कर रहे हैं, आप उसको वे आउट दे देते। देखते हैं किस तरह होता है, लेकिन ये है कि अब कुछ ना कुछ तो होना है, ये इस तरह चलेगा नहीं बात। हम्म हम्म, हम्म। सही। सर, मिफ्ता इस्माइल साहब और उनके साथ जो आईनी और मुआशी माहिरीन है, वो कहते हैं कि स्टेट बैंक पीर को सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि पैसे देना तो हमारे इख्तियार में ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फंड्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आपको क्या लगता है? मुझे किसी ने ना एक हाँ। तस्वीर शेयर की, उसके ऊपर कैप्शन लिखा होता कि स्टेट बैंक ने 21 अरब जारी कर दिए। तो मैंने कहा आपको रोक अच्छा। के पहले मैंने कहा मैं मैसेज पढ़ लूँ, ये कहाँ से आ गया। तो देखा पीछे 21 अरब लोगों की तस्वीरें थी और वो उसके नीचे लिखा था कि स्टेट बैंक ने ये पैसे जारी कर दिए। यानी इतनी मीम्स बन रही हैं, चीफ जस्टिस की बातों का मजाक उड़ रहा है, और फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये पैसे नहीं आने, और मंडे को यही अच्छा। होना है। तो ट्यूसडे को अच्छा। फिर हुकूमत जो है वो तैयार रहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को या इन दोनों में से एक को सुप्रीम कोर्ट तलब करेगा। और हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल है कि इसहाक डार साहब पहले और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल चीफ जस्टिस जरा वीक विकेट पे है, और बल्कि इंतहाई वीक विकेट पे है। और वो इसलिए कि उनका अपना कोर्ट जो है, उनका अपना किला एक नहीं है। इफ्तिखार चौधरी में और ये जो अभी चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अताब साहब, इनमें एक बहुत फ़र्क है। इफ्तिखार चौधरी के साथ पूरी बार्स और पूरी अपना जो अदलिया थी वो उनके पीछे खड़ी थी। चंद एक लोग थे जो पीसीओ के जजेस थे, तो वो उनके उसमें, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो उनके साथ थी। इधर बंदयाल साहब के साथ सारे नहीं हैं। तो ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बंदयाल साहब उस तरह की मूवमेंट चला सकते हैं, नहीं चला सकते, मुझे बड़ा अनलाइकली लगता है। कुछ ना कुछ होना है। और मुझे अच्छा। मुझे मुझे अब अभी तो हुकूमत ने काउंटर स्ट्राइक करनी है कल के फैसले के बाद। आपको जवाब है, मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ माविश तबस्सुम, इलेक्शन अगले 90 रोज भी नहीं होने। पिछले 90 रोज तो आप भूल जाए, अगले 90 दिन भी सर, नहीं। ये बात तो आप डे वन से कह रहे हैं। हाँ, तो मुझे भी अब तो लग रहा है कि आपकी बात सच साबित होने वाली है। मान लें आप, क्यों नहीं सच साबित हो रही। सर, खबरें ये भी तो गर्दिश कर रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के करीबी वकला से राब्ते कर रहे हैं और कुछ लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई है। सर, आपके पास है ऐसी कोई मुखबरी? आप यार, वैसे भी इस्लामाबाद में हैं। एक खबर आई हुई है कि वो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान साहब से मिले हैं और अच्छा। उन्होंने को मुलाकात की अपने चेम्बर में। अब मिस्ट्री इसलिए बढ़ गई कि जब वो चेम्बर से निकले हैं सलमान साहब, तो उनसे लोगों ने पूछा कि आपकी क्या मुलाकात हुई। उन्होंने उस पर कहा कि मैं बात नहीं कर सकता। तो वो फिर लोगों ने ये अज्यूम किया कि शायद मियाँ साहब के लिए कोई पैगाम दिया है, क्योंकि वो काफ़ी करीब समझे जाते हैं मियाँ साहब को और उनकी फैमिली को। तो दो और दो लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब को पैगाम देने के और बड़े तरीके हैं। बहरहाल अगर चीफ जस्टिस साहब ने दिया तो क्या पैगाम दिया होगा, मेरे जहन में तो एक ही आता है। वो कहते हैं, कहेंगे कि भाई हफ्ता 2 हफ्ते आगे पीछे कर लो, पर कर लो इन डेटों पे इलेक्शन, मनवा लो अपने भाई को। सर, खबरें ये भी आ रही हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ जो है मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए आमादा हो गई। आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? ये हो रहा है, और ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि सिराजुल हक साहब जो अमीर जमात इस्लामी है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस बात पे, और अच्छा। उनकी अनथक मेहनत और कोशिश का नतीजा है कि अब शायद मुतज़ाद जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठने को तैयार हो जाए। देखिए, आप तो बहुत छोटी होंगी मावेश, आपको याद नहीं होगा, शायद आप पैदा भी ना हुई हों उस वक्त,
लेकिन नवाबजादा नसरुल्लाह खान होते थे, और जब भी वो कोई इत्तेहाद बनाते थे वो इत्तेहाद जुड़ के रहता था, खासतौर अपोजिशन का। तो हम सोचते थे पता नहीं नवाबजादा साहब के पास कौन सी ऐसी ग्लू है जिसकी वजह से सारे जुड़ के बैठ गए हैं। तो अब जब जरा एक उम्र हुई तो फिर मुझे उसका एहसास हुआ कि वो क्या ग्लू थी। वो ये थी कि जितनी पार्टियां उनको मिलती थी हर एक में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट था कि जी मेरा प्राइम मिनिस्टर है, इनका प्राइम मिनिस्टर, इनका, तो वो एक दूसरे की मानते नहीं थे, क्योंकि उनकी सियासत का महवर जो था एक दूसरे की बुराई करने पर था। अब जब कोई ऐसा आदमी उनको इत्तेहाद के लिए बुलाता था या मिल बैठने के लिए या मुज़ाकरात के लिए कि जो खुद प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट ना हो, तो वो लोग थ्रेटन नहीं होते थे कि हमारे मिलने से इसकी सियासत ही बड़ी होगी और दूसरों का भी उतना ही है जितना हमें है। तो ऐसे लोगों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस और इत्तेहाद जो है बड़ा कामयाब हो जाता है। सिराजुल हक साहब जो है वो, उनको कोई लालच नहीं है, वो एक मुखलिस आदमी है, मुखलिस दीनदार मुसलमान है और बहुत ही अच्छे इंसान है और सादा तबीयत है बिल्कुल। तो वो सिद्ध के दिल से जब लोगों को बुलाएंगे तो लोग आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि इससे कोई वाज़ेह और मुस्बत चीज़ निकल सकती है। सर, मुस्लिम लीग नून के करीबी हलकों से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से खुश नहीं हैं और बहुत जल्द उनको फारिग भी किया जा सकता है। आपके पास हैं ऐसी कोई खबरें? देखिए, आजम नज़ीर तारड़ एक दफ़ा तो पहले फारिग हो चुकी है, खुद से इस्तीफा दे के चले गए थे। उसके बाद जब वो आई हैं तो बड़ी उम्मीदें थी उनसे, लेकिन वो आप 2 जजेस वाली बात सुन लें जिस पे आजम नज़ीर तारड़ साहब ने आके पूरी कौम से माफ़ी मांग ली 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करने के हवाले से। फिर गवर्नमेंट की जितनी लिटिगेशन है उसके पीछे तारड़ साहब हैं, चाहे वो तोशाखाना केस हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस हो और कुछ हो। और अब नून लीग वाले भी तो परेशान होंगे ना, मियाँ साहब भी परेशान होंगे ना कि यार कब इन केसेस का फैसला आना और क्यों रुका हुआ है। आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, आप लॉयर भी हैं, और फिर आपसे ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, तो इस पर तशवीश तो है उनको। अब इस पर फारिग करते हैं या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। मुझे ज़रा सरप्राइजिंग लगेगा, अभी शायद ना हो। अच्छा सर, आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि खान साहब तो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाकर 2035 तक इक़्तिदार में बैठे रहना चाहते थे, तो इसीलिए अदम एतमाद लाई गई, इनको फारिग किया गया। सर, वाकई कोई ऐसा मंसूबा था? बिल्कुल ऐसा मंसूबा था, ना सिर्फ 2035 तक बैठने का था, उससे भी उतरने का उसी वक्त था कि अगर खुद हिलजुल नहीं सकते, वरना ख्वाहिश तो बड़ी थी कि ताहियात में चलता रहूं। और उसके लिए हल ये था कि जितनी ऑपोजिशन है सबको दीवार में चुन देना पकड़ के, जो मेरे खिलाफ बात कर रहा है, कॉलम लिख रहा है, उसको मैंने पीक ऑर्डिनेंस के जरिए उठा लेना है। उसको आप देखें ना कानून कैसा था कि 5 साल की कैद है और आप अपील भी नहीं कर सकते और आप उस पर बहस भी नहीं कर सकते। हुकूमत ने बगैर किसी ट्रायल के आपको उठा लिया। तो इस तरह के कवानीन तो बन रहे थे और डर तो ये पड़ गया था। तो बस एक जुमला आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला, कहते हैं कि भाई मुझे बाजवा साहब ने कहा मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, तो उनका लगाओ भाई, बिस्मिल्लाह करो, हम तो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तुम मुल्क चलाओ। तो कहते हैं हमारे जवाब पे वो पीछे हट गए। तो यानी ये थॉट भी आई उनके जहन में। सर, अदलिया की आज़ादी पर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एतजाज़ अहसन साहब ने एक बात की। आप कह रहे हैं कि इंतखाबात ज़ाहिरन नहीं होंगे अभी, लेकिन एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि 14 मई को लाजमी इंतखाबात होंगे और यही वज़ीर आज़म करवाएगा। सर, ये इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? एतजाज़ अहसन साहब की चुड़ैल मेरी चुड़ैल से ज़्यादा तगड़ी होगी, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन ये है कि ये कौन लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, आप ये देखें ना, लतीफ़ कोसा, एतजाज़ अहसन, अज़हर सिद्दीक, ख्वाजा तारिक रहीम, अब ये कौन लोग हैं? एतजाज़ अहसन की तो मियाँ साहब से उस वक्त से अनबन है जब से उनके पेट्रोल पंप्स पकड़े गए थे, ये शादमान वाले, आज तक उन्होंने माफ़ नहीं किया उनको। कोसा साहब तो अपनी पार्टी से शो कॉज नोटिस लेके बैठे हैं, शायद आज हैं कल नहीं है, उनका पता ही नहीं है। अज़हर सिद्दीक वही हैं जिन्होंने एक जाली दस्तखत कर दिए थे इमरान खान के एफिडेविट पे, और ये कैलिबर है इन लोगों का। देखिए, इफ्तिखार चौधरी के और इस टाइम पे जो फ़र्क है ना, अगर इनमें से कोई किसी बार एसोसिएशन का सदर होता या ओहदेदार होता, तो मैं इस मीटिंग को या इस कॉन्फ्रेंस को, जो फ्लैटिस होटल में हुई आज लाहौर में, इसको मैं अहमियत देता हूँ। लेकिन इसकी अहमियत नहीं है क्योंकि इसमें कोई ओहदेदार नहीं है। ये जो सिविल सोसाइटी, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी या लॉयर्स मूवमेंट है ना, ये पॉसिबल नहीं है चलाना जब तक आपके पास बार काउंसिल्स या बार एसोसिएशन जो हैं वो आपके उस प्लेटफॉर्म पे शरीक ना हो।
और उसको वो ऑफिशियल अपना मंत्रा ना बनाए तब तक। अच्छा। तो इफ्तिखार चौधरी के लिए तो सारे यूनानिमसली एक साथ हो गए थे ना। तो इधर एक भी बार काउंसिल का कोई भी ओहदेदार जो है वो नहीं आया यहाँ पे। तो चले हुए कारतूस है, ऐसी 10 कॉन्फ्रेंसें कर लें, दिन में 10 बार ही कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब आज काफी दिन के बाद गुस्से में नजर आए। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल को अदालती मार्शल लॉ करार दिया। आप इत्तेफाक करेंगे उनके बयान से? मैं करता हूँ, क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने तो ये भी कहा ना कि आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर कब्जा कर लिया। मैं तो समझता हूँ इलेक्शन कमीशन पे ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि उसको टोटली रिडंडेंट कर दिया। अब देखिए, आप कानून साजी या फैसले किस टाइप के आ रहे हैं, अब आपको रेपिटेशन लगेगी लेकिन जरा समझ लें। चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं आपको बार बार? वो कह रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शन कराओ। तो केपीके में भी तो असेंबली टूटी, वहां के इलेक्शंस का क्यों नहीं कह रहे चीफ जस्टिस? वहां पे क्यों अलग से कानून होएगा? फिर वो कहते हैं वहां अलग से ले लो, तो वो भी पेशावर हाई कोर्ट में पहले चल रहा था, ये भी पंजाब हाई कोर्ट में चल रहा था, लाहौर हाई कोर्ट में। आपने क्यों अपना उनको टेकअप कर लिया दोनों को पहले? फिर आपने कहा कि जी वो उसकी लिए अलग से पिटीशन करो, ये करो। तो पंजाब के साथ सुतेलापन क्यों है और केपीके के साथ ये मेहरबानी क्यों है? क्योंकि केपीके में सूबाई हुकूमत से ज़्यादा नेशनल असेंबली की सीटों पे फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब में सूबाई हुकूमत जिसकी होगी, और अगर अभी होगी, तो नेशनल असेंबली के सारे हल्कों पर धांधली होगी, तो दबा कर होगी। तो मौलाना फजलुर रहमान का गुस्से होना बंद होता है। वो तो कहते हैं कि अब हम आराम से नहीं बात करेंगे, अब हम प्रॉपर खड़े होकर जवाब देंगे, तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। सर, अली जैदी साहब गिरफ्तार हुए और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वकालत उनको बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया। सर, अगर ऐसा है तो ये तो कोई सियासी दुश्मनी नहीं है? वारंट आपको मैं दे देता हूँ यार, मैं पर्चे की कॉपी आपको दिखा देता हूँ, उस पर वारंट भी आई। आई मीन बात यह है कि लेन देन है जिसके तनाज़े पे आपने प्रॉपर्टी का लेन देन है, और ये भाई तो स्टेट ने नहीं उठाया उनको। एक तो पीटीआई वाले जो कह रहे हैं ना, वो शमीम जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया या प्रेस को कि जी नामालूम अफराद ले गए। तो ये इनके आईक्यू का पता चलता है आपको। नामालूम अफराद नहीं, सिंध पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई है उनको, और अलग दिखा कर ओपनली करके लेके गई है। और उन्होंने जिसको कागजात दिए थे प्रॉपर्टी के, वो सारे जाली कागजात थे। 17 करोड़ ले लिए उस बंदे से और उसको दे नहीं रहे थे। वो पर्चा हुआ हुआ था, उस पर आप पेश नहीं होते, आपको उठा लिया गया। भाई इतनी सी बात है। आप करें 2 नंबरियां, खानियां गाजर से ढिड से होनियां पीड़ा है, तो नहीं कि ना हो, तो वो होएगी। अली जदी का भी पीड़ होगी। वहां जाके वो अपनी रैप स्टाइल में अंग्रेजी बोलेगा, वो किसी थानेदार के हत्थे चढ़ गया तो वो बर्गर बच्चे को और सिखा देगा। मेरा दोस्त अली जैदी बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अगर मेरा सगा भाई भी गलत काम करेगा तो उसको फेस करना पड़ेगा म्यूजिक के। इसमें ऐसी कौन सी बात है? सर, आपका इस्लामाबाद का वैसे टूर कैसा रहा? आपने कोई मुखबरी हमें वहाँ की नहीं दी। मेरे पास जो मुखबरी है वो अच्छी नहीं है। सर, क्या? वो ये है कि तमाम वेदर ब्यूरो रिपोर्ट्स और एनसीओसी की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अगले साल जो सैलाब आ रहा है वो पिछले साल से बहुत बड़ा और ज़्यादा आ रहा है। Oh my God. और आप सोच नहीं सकते, क्योंकि अभी उनको खुद अंदाज़ा नहीं उसकी डेवस्टेशन का क्या हाल होना है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इस बारी, और ग्लेशियर्स बड़ी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं आपके, बारिशें भी ज़्यादा होनी है। अच्छा। और हम लोग कोई डैम हमने बनाने नहीं है, एहतियाती तदाबीर हमने और करनी नहीं है। हमने मईशत या सियासत खेलनी है, एक दूसरे को बुरा भला कहना है, और ये बस कह के सो जाना है कि मुझे हुकूमत दे दो मैं ठीक कर दूंगा, बस सो जाना है मैंने जाके। ये जाने इनका प्रॉब्लम जाने, कोई भी अपनी उसमें बयान दाग देना हमने। तो आवाम का तो किसी को नहीं फिक्र इस वक्त। और बाय द वे मीडिया भी वैसे ही हुआ है, वो कौन सा आवाम के मतलब की बातें कर रहा है, वो भी अपनी सुर्खियों के लिए बात कर रहा है, अपनी रेटिंग्स के लिए बातें कर रहा है। सर, अभी जो सैलाब मुतासरीन है उनकी जिंदगी मेरे ख्याल से अभी तक नॉर्मल नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई। क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी तो कोई फॉलो अप भी नहीं कर रहा, कुछ पता ही नहीं। सिंध में तो बहुत बड़ा एक इलाका है जिसे पानी नहीं उतरा, अभी तक उतरा ही नहीं, और वो दलदल बनती जा रही है, और उस दलदल में जो बीमारियां हो रही हैं वो एक अलग बीमारियां हो रही हैं। तो अगले साल आपके पास कपास भी नहीं होनी है, आपका बहुत बड़े एरिया पे वीट नहीं होनी है। इस साल आप बीज भी नहीं मंगा सके, आपका फॉरेन एक्सचेंज हिट थी। तो भाई अगले साल जो होने वाला है आपके साथ, उसकी तैयारी कौन कर रहा है? असल में इतना गुम काम चीफ जस्टिस की वजह से हुआ है कि हर आदमी कहता है यार मैं अपना टाइम पूरा कर लूँ, बाकी जो आने वाला है वो देखे।
लॉन्ग टर्म में बात ही नहीं करनी, मैंने प्लान ही नहीं बनाना, आंसर ही नहीं हूँ मैं। बस ये ये है। सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट है और ये तो लम्हा फिक्रिया है। और कुछ चाइनीज वेदर इंस्ट्रूमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान में, उनसे 76% प्रिडिक्शन जो है वेदर की वो बिल्कुल सही होती है। तो अभी तक जो प्रिडिक्शंस हुई हैं वो ये कि 100% बड़ा सैलाब आ रहा है और ज़्यादा बारिश हो रही है और ज़्यादा ग्लेशियर पिघल रहे हैं और एनवायरनमेंट लॉस बहुत हो रहा है, खुदा ना करे। सर ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। जी लेकिन आप टीवी पे मैं बात करूं कुछ सुनेगा ही नहीं, कुछ देखेगा ही नहीं, ना हुकूमत को फिक्र है ना ऑपोजिशन को। इस सर पे मैं भी यही सोच रही थी लिटरली। इस पे सो मोटो नहीं होगा कभी, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, उसके लिए नहीं होगा। हालांकि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। अगर इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे मुल्क खुद ब खुद सही समत में चला जाएगा। आप देख ठीक है, लें अपना, जिनके अपने बच्चे बाहर है तो उनको मुल्क से क्या दिलचस्पी है। ऐसा ही है, सब सही कह रहे हैं। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह।